जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं साइंस में, जिसमें जो है हम लोग सेट जो है आज करने वाले हैं 824 IN सेट 2024 के। आपको बता दें कि जो IN सेट है यही केवल आप लोग अपने अनसॉल्व्ड के सेट में देखोगे। IN सेट में हो सकता है कि जैसे आपके अनसॉल्व्ड में आपके पास अगर कोई भी अनसॉल्व्ड हो, कुछ कुछ अनसॉल्व्ड में 824 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग IN सेट को देखोगे बस। जैसे IN सेट का पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो, MCQ क्या है। MCQs है हमारे पास टोटल कितने MCQs दे दिए जाएंगे, 20 MCQs दे दिए जाएंगे। 20 के 20 MCQs को जो है हम लोग OMR सीट पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल कितने MCQs दे दिए जाएंगे हमारे पास 20। इस 20 MCQs को हम लोग जो है अपने OMR सीट पे करेंगे। आपके लिए ओनली 1 OMR सीट आएंगे बोर्ड से विद आपके रोल नंबर। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास तो क्या है, इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, देखो इसकी बीच की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर है। और उत्तल लेंस कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उत्तल लेंस जो है वस्तु के आकार का ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो जब प्रतिबिंब में 10 सेंटीमीटर, वस्तु में 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर और उसकी जो बीच की दूरी, तो आप लोग कहोगे कि 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 10, 20, 30, 40, मतलब पहले का डी ऑप्शन सही है। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स को भी अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो। पहले का डी ऑप्शन। एक उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। आवर्धन सदैव क्या होता है, 1 से कम, मतलब बी ऑप्शन सही है। दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। लेंस की क्षमता के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, P बराबर 1/f, एफ का मान 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 100 में से 20 का भाग कर देंगे, तो 20/100 मतलब 5 डायोप्टर आना चाहिए हमारे पास। तो तीसरे का सी ऑप्शन सही है, तीसरे का सी ऑप्शन सही है। चौथे में, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, ठीक है, तो यह प्रिज्म से निर्गत होने वाले अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है और नीले रंग के लिए विचलन अधिकतम होता है। तो ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन सही करेंगे, न्यूनतम विचलन हमारे पास लाल रंग के लिए होता है। ठीक, किसी पदार्थ के यल लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल ए तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो देखो लंबाई जो है, लंबाई क्या है हमारे पास, यल, तो यल बराबर हम लोग कहेंगे यल, और इसके बाद हमारे पास क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखते ए से, ए बराबर ए, तब हमारे पास तार का प्रतिरोध आर बराबर 4 ओम है। इसे L1, L2, L1, A1, R1, और इसके बाद है कि इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L, तो L2 बराबर हम लोग कहेंगे 2L, और परिचित क्षेत्रफल यानी A2 जो कहेंगे ये हमारे पास AY2 है, आधा है, तो उसका प्रतिरोध R2 ज्ञात करो। यहाँ पर देखो प्रतिरोधक का एक फार्मूला होता है, प्रतिरोधक रो बराबर RA/L। इसी प्रकार देखो, इसी के अगर दो फार्मूले बनाओगे तो इस प्रकार से बनाओगे, R1 L1 नहीं, रो बराबर RA/L, हाँ, तो R1 A1/L1 बराबर R2 L, रो बराबर RA/L, तो A2/L2। ठीक, तो यहाँ पर मान को रख देते हैं। जब मान को रखेंगे, R1 की जगह रखेंगे हम लोग 4, A1 की जगह रखेंगे A, L1 की जगह रखेंगे L, और R2 की जगह रखेंगे R2, A2 की जगह रखेंगे हम लोग A/2, और L2 की जगह रखेंगे हम लोग 2L। तो A से A कैंसिल, ठीक, और L से L कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 4 बराबर R2/4, 4 चौको 16, तो R2 बराबर आप लोग कहोगे कि 16 ओम। 16 ओम मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर में निम्नलिखित में से किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। I²R विद्युत शक्ति का फार्मूला ही है, VI भी विद्युत शक्ति के लिए फार्मूला, IR², ये नहीं है सी पार्ट। ठीक, 5वें में क्या हम 6ठे में सी पार्ट। 7 नंबर में किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, 7वें में हमारे पास सी ऑप्शन सही है, R के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक। 8 नंबर में हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन है तो उसे अम्लीय कहते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की जगह OH ऋणायन है तो उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय। तो ये अम्लीय है, मतलब 8वें में ए पार्ट सही है। 8वें में फिर हमारे पास कौन सा पार्ट सही है? ए पार्ट। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणु की संख्या होती है। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो जल के अणुओं की संख्या क्या है? 10। 10 मतलब 9वें का डी ऑप्शन सही है। 9वें में डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अधातु है? क्रोमियम, फेरस, He और मरकरी। मतलब हमारे पास जो हीलियम है सी, 10 नंबर का सी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अधातु है, क्योंकि हीलियम गैस है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सहज संयोजक यौगिक बनाती है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, धातुएं सहज संयोजक यौगिक नहीं बनाती है। पहला इनका कहना है सत्य नहीं है, तो पहला सत्य नहीं है। 12 नंबर में है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से क्रिया कराते हैं तो इसमें बनता क्या? हमारे पास जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। तो 12 में हमारे पास जो ऑप्शन है उसे हम लोग कौन सा ऑप्शन को सही करेंगे? बी ऑप्शन को सही करेंगे। जो 13 नंबर है, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने में प्राप्त होती है। एथेनॉल का फार्मूला जो है ये होता है C2H5OH प्लस किससे क्रिया कराएंगे? एथेनॉल को सोडियम से क्रिया कराएंगे। जब सोडियम से क्रिया करा देंगे तो प्राप्त होती है। तो यहाँ पर समझना, यहाँ से जो है इसका बंध टूटता है और यहाँ पर आकर Na जुड़ता है, तो रिएक्शन के बाद बनेगा C2H5ONa प्लस H2। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी ऑप्शन सही होना चाहिए। तेरा का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। 14 नंबर में है, 14 नंबर में हमारे पास है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो 23, 2, 21, 20, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑप्शन का सही ना हो, इस प्रकार से गलत ऑप्शन आ जाए तो टिक करके आओगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2 लिख के मत आ जाना कि x और y, टोटल संख्या कितनी होती है? 46। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ये एक भी सही नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। जोड़ी की बात की जाती है तो हम लोग 23 को कर देते हैं। 15 नंबर में शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और फिर ये तो श्वसन क्रिया है। तो हमारे पास 15 का सी पार्ट सही है। 15 में कौन सा पार्ट सही है? सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर में है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो प्रामस्तिष्क जो है, प्रामस्तिष्क जो है मनुष्य का मुख्य सोचने वाली जो मुख्य भाग है वो प्रामस्तिष्क है, मतलब अग्र मस्तिष्क है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? 16 का ए पार्ट सही है। 16 में कौन सा पार्ट सही है? हमारे पास ए पार्ट सही है। 17 नंबर में हमारे पास निम्नलिखित पौधों में से किस पुष्प एक लिंगी होता है? आपको पता है कि बहुत कई बार पढ़ा चुके पपीता। तो 17 नंबर का डी पार्ट हमारा सही है, पपीता या पपीते के जो फूल है वो आ जाए तब भी एक लिंगी है। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक जाती है? तो मात्र 10%। कितने? मात्र 10%, मतलब बी ऑप्शन 18 में। 18 में कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन।
19 नंबर में पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं, मतलब इससे यही उत्पाद है हमारे पास। तो 19 नंबर में हमारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। अब है 20 नंबर। 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। तो सी ऑप्शन 20 में। ठीक। अब आ जाओ आप लोग किस पर? वर्णनात्मक प्रश्न पर। कारों में आप लोग कहोगे उत्तर एक। उत्तर एक उत्तर एक में है, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? हम इसे क्यों वरीयता देते हैं? तो आपको कई बार बता भी चुके हैं कि कारों में हो, चाहे कोई भी मोटर कारों में हो, मोटर गाड़ियों में, कोई भी गाड़ियों, कोई भी वाहनों में पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए वरीयता देते हैं, उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को सीधा बनाना, प्रतिबिंब को छोटा बनाना। क्योंकि भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को हम लोग कैसे देखेंगे? तो छोटे से शीशे में देखेंगे। तो उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को छोटा बनाना, प्रतिबिंब को सीधा बनाना। इसीलिए इसको वरीयता देते हैं और इसीलिए इसको प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का, ये तो पहला है, और पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा तो लिखोगे उत्तर पहले का दूसरा। पहले के दूसरे में है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, ठीक, ऊंचाई वस्तु, वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं हम लोग ओ से। तो ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब प्रतिबिंब को रख सकते, वस्तु को रख सकते हैं। तो 8 सेंटीमीटर। इसके बाद 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है ये आई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति तो v बराबर क्वेश्चन मार्क और f बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर आप लोग समझना कि v और i दोनों चीज हमसे पूछा इन्होंने। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, देखो समझना कि m बराबर फार्मूला क्या होता है कि m बराबर, देखो हमारे पास m बराबर जो फार्मूला होता है -v/u। ठीक, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्या है इसमें, अवतल दर्पण, दर्पण के लिए फार्मूला लगा देंगे। किसके लिए फार्मूला लगा देंगे? दर्पण के लिए फार्मूला लगा देंगे। ठीक, तो देखो दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समझना। तो हम लोग कहेंगे कि m बराबर एक होता है I/O, एक होता है -v/u। ठीक, तो दोनों m के बराबर फार्मूला है। यहां पर हम लोग I के जगह क्या लिखेंगे? 4.5। O का मान क्या है? 3। माइनस v का मान क्या है? ज्ञात करेंगे। u का मान क्या है? 8। माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, और 15×3=45, 1.5, 15×120 मतलब आप लोग कहोगे 1.2 सेंटीमीटर। तो v का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? अच्छा, ये मीटर में कि सेंटीमीटर में है? 15×120 हाँ 12। तो आप लोग कहोगे कि 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगा देंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है हमारे पास? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस लेते ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 1/f बराबर 1/v, v की जगह 12 और 1/u, u की जगह हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, यहां पर हम लोग माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस। 1/f बराबर एलसीएम 8×3=24 मतलब 24, 12×2 = 24, 8×3=24 माइनस 1/24, f बराबर 24। तो f बराबर हम लोग कहेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या है? 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखो, अब कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग?
क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे का पहला। दूसरे का पहला तो लिखोगे उत्तर 2 और पहला। दूसरे का पहला में ये है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें वस्तुओं को, निकट की वस्तु देख सकते हैं किंतु दूर की वस्तुओं को हम लोग देख नहीं सकते, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इनका कहना है कि किरण आरेख द्वारा समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है दूसरे का दूसरा। तो आप लोग लिखोगे यहां पर उत्तर दूसरे का दूसरा। दूसरे के दूसरे में क्या है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला नहीं होता है, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है क्योंकि जब नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो लाल रंग की अपेक्षा कई गुना, 1.6 गुना, मतलब कह सकते हैं मतलब 16 गुना अधिक होता है उससे। किससे? सिंपल तरीके से कह सकते हो कि जो नीले रंग का प्रकीर्णन है वो लाल रंग से बहुत अधिक होता है, जिस कारण से नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से आकाश जो है हमें नीला दिखाई प्रतीत होता है। जबकि नीले रंग को देखने में हमारी जो आंखें हैं वो संवेदनशील है क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है जिसमें अनेक रंग होते ही है, जब वायुमंडल से होकर ये गुजरता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश अनेक रंग होते हैं, जब ये वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं के में जैसे धूल के कारण, धूल धुआं बालू के मतलब धुएं के कारण आदि के कारण इसका प्रकीर्णन हो जाता है, ये प्रकाश किरणें फैल जाते हैं, जिसमें लाल रंग, बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग के अधिक अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। इसलिए जो बैगनी और नीला रंग ये बिखर कर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है, बस यही कारण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इन्होंने पूछा हमसे, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे का पहला क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरे के पहले में है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक किन किन बातों पर निर्भर करता है और इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। कई बार इसको पढ़ा चुके हैं, लगभग 3-4 सेट में इसको बता चुके हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर बल, बल किस किस पर निर्भर करता है? बल जो हमारे पास फार्मूला होता है, बल बराबर F=IBL sin थीटा। ठीक है। तो बल किस पर निर्भर है? बल धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बल चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, बल लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, बल ज्या का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल किस किस पर निर्भर है? बल देखो I पर, B पर, L पर, साइन थीटा पर, इस पर निर्भर है। ठीक। इसके बाद है बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अंगूठे का नियम में, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में हम लोग क्या करते हैं कि अंगूठा और उसकी, जब किसी तार में से धारा बहती है तो उस तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, तो जिधर धारा बहती है उधर उसकी दिशा में अंगूठा हो और चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा में उंगलियां हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, ठीक, तीसरे का दूसरा उत्तर, तीसरे का दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखो यहां पर देखो मात्रक बना दे रहा आपको। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, इससे ये कैंसिल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। और इसके बाद है एक 25 ओम प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब रो, तो रो बराबर 25 ओम। ठीक।
और 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, तो V बराबर 12 वोल्ट जुड़ा है। प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा प्रति मिनट, मतलब T बराबर 1 मिनट, अर्थात कह सकते हो कि 60 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। H बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोधक है तो इसको R से लिख रहे हैं प्रतिरोध को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला एक प्रयोग करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे समझना। फार्मूला प्रयोग करेंगे H बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। ठीक, वी स्क्वायर टी बटे आर, H बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। इसमें मान रख देंगे। मान रखेंगे तो मान हमारे पास V का मान क्या है 12 इंटू 12, टी का मान क्या है 60 सेकेंड, और R का मान क्या है 25। ठीक, तो यहाँ पर काट तो सकते हैं हम लोग, 5 से 5 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5 दूनी 10, दशमलव का जीरो बढ़ाया 5 चौको 20। ठीक, ये हो गया हमारे पास H बराबर 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 4 28 इंटू 12, तो H बराबर 12 अट्ठे 96, 9 12 अट्ठे 96 और 102, 10 12 दूनी 24 और 10 34, 342.6 ठीक जूल, लगभग इसके आसपास, 5 दूनी 10 ठीक जूल, या 342 45 46 कुछ आ जाए, थोड़ा बहुत अंतर तो हो जाता है। बाकी सब सही है ना? सही है। 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 28, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 9 12 अट्ठे 96 और 102, 10 12 दूनी 24 10, ठीक है। कर लो, इतने को शॉर्ट करना चाहो तो कर लो आप लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में है नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं और इसके बाद चित्र दे दिया गया है। इनका कहना है कि गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, फिर वैद्युत धारा और ए और बी के बीच विभवांतर, मतलब सब कुछ ज्ञात करने वाले हैं। देखो कैसे ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज़ नोटिस करके रखना, प्रतिरोधों का बंटना समांतर क्रम, प्रतिरोधों का ना बंटना श्रेणी क्रम। यहां से धारा, अगर धारा बट रही है तो समांतर क्रम धारा अगर एक ही धारा बह रही है तो फिर श्रेणी क्रम। धारा याद रखना, प्रतिरोध को याद न रखना, धारा को याद रखना। धारा अगर एक ही धारा सभी परिपथ से होकर जा रही है तो श्रेणी क्रम, धारा कई भागों में बट रही है तो समांतर क्रम। यहाँ पर जब धारा यहाँ से जा रही है तो यहाँ पर आकर धारा, यहाँ पर आकर धारा दो भागों में बटेगी, इधर और इधर। एक धारा इसमें जाएगी, एक धारा इसमें जाएगी, मतलब 10 ओम तथा 40 ओम ये समांतर क्रम में है। क्योंकि ये दोनों भाई साहब समांतर क्रम इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों में धाराएं अलग अलग जा रही है, बढ़ रही है। समांतर क्रम के लिए हम लोग कहेंगे 1/r डैश बराबर 1/10 1/40, दोनों का एलसीएम 40, 10 चौको 40 और प्लस 40 एकम 40, तो 5/40, 5 एकम 5 अट्ठे 40, तो R डैश बराबर कहोगे 8 ओम। ठीक, अब जो हमारे पास यहाँ से फिर धारा ये बट रही है तो ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में है, तो हम लोग कहेंगे 20 ओम 30 ओम तथा 60 ओम ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, अब इन समांतर क्रम का 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगाते हैं, तो 1/r डबल डैश बराबर 1/20 1/30 1/60, एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 3 3 6 6/60,
छः एकम छः, छः दशमलव 60। तो आर डबल डैश का मान जो है ये 10 ओम। अब जो इसमें धारा जा रही है वही इसमें धारा जा रही है, मतलब ये दोनों चित्र जो है हमारे पास ये श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आर डैश है तथा आर डबल डैश जो है ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब यहाँ पर आर तुल्य ज्ञात करेंगे, बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 10 18 ओम। बस ये हो जाएगा हमारे पास तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम लोग 18 वोल्ट से इनका कहना है फिर परिपथ में कुल विद्युत धारा ज्ञात करो। तो हम लोग कहेंगे ओम के नियम से, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बटे आई बराबर आर, या कह सकते हो कि I बराबर V बटे आर। आई ज्ञात करेंगे तो I बराबर V का मान है हमारे पास 18 और ये भी 18, आर ये कट कर 1, तो I बराबर 1 एम्पियर। इसके बाद इनका कहना है कि ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करो। ए और बी के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो समझना इन सब में कितनी धारा बह रही है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। इन तो हम लोग कहेंगे ए व बी के बीच विभवांतर को लिखते हैं हम लोग V से। ओम का नियम, तो V बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे? V बराबर, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो V बराबर I इंटू आर। ठीक, तो V बराबर I का मान तो 1, R का मान क्या है? इन दोनों में R जो है हमारे पास 8 है, तो ये हो गया 8, तो V बराबर 8 वोल्ट। ठीक, अब देखो आप लोग 4 के बाद, ये तो हमारे पास उत्तर 4 है ना, उत्तर 4। अब उत्तर नंबर हम लोग कहेंगे 4 का अथवा, तो उत्तर 4 का अथवा में क्या है? अथवा में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न। इसके बाद दूसरा है विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। और इसके बाद है विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर क्या है? स्थायी चुंबक जो है वो लोहे की, चुंबक का काम होता है लोहे की वस्तु को आकर्षित करना, जबकि विद्युत चुंबक काम होता है चुंबक की भांति व्यवहार करना। ठीक, तो इसके बाद हम लोग उपभाग 2 को पढ़ते हैं। उपभाग 2 में क्या है हमारे पास? हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो उत्तर 5 में है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों के उल्लेख कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो धातुओं को अगर उनके बढ़ते हुए क्रम रखते हैं, और बढ़ते हुए क्रम रखने पर अगर हमें कोई एक श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसके 2 गुण क्या हैं कि धातुओं को एक दूसरे के सापेक्ष उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में ही रखते हैं। उनकी अभिक्रियाशीलता क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम रखेंगे या तो घटते हुए क्रम में रखेंगे। और इसके बाद इनका कहना है कि 2 उपयोग लिखिए। तो इनके 2 उपयोग क्या हैं कि इन्हें जो है बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। किस क्रम में रखते हैं? बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। और जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कम क्रियाशील धातु है वो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है, ये भी गुण है। तो और गुण लिख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर उनकी क्रियाशीलता घटती है, नीचे से ऊपर जाने पर उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, ये भी लिख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसी में है 5 में का बी पार्ट।
तो 5 में के बी पार्ट में लिखोगे, बी पार्ट में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का 17 और Na धनायन Cl ऋणायन बनना समझाइए। तो सोडियम का क्या होता है 11, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का 17 तो 2 8 7। Na का काम होता है एक इलेक्ट्रॉन का दान करके एक धनायन बनाना, और क्लोरीन का काम होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋण आयन बनाना। तो क्लोरीन जो है ऋणायन इसलिए है कि क्लोरीन का काम है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और सोडियम का काम है एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे दान में दे देना। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसकी जो इलेक्ट्रॉन संरचना है वो इस प्रकार से बनाते हैं। थोड़ा समझना आप लोग कि यहाँ पर समझना आप लोग कि यहाँ पर अगर इन दोनों में कि सोडियम का 11 और क्लोरीन का 17 अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस प्रकार से। ठीक है, और क्या पूछा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन संरचना बनाए। बनना, बस इनका यही करना था कि बनना समझाइए, तो बस ऐसे ही बनना इनका समझा दिया हमने। ठीक, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन का दान की विधि बताओगे तो इस प्रकार से बताओगे। तो सोडियम है, सोडियम के आखिरी कक्षा में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इस एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण Na के पास आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो जाती है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की दान करके ये बना धनी, ये बना ऋणी। ठीक, तो इसके बाद ये हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है कि 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हमसे, उत्तर 6 में है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया हो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण को दोगे आप लोग, तो केवल रासायनिक समीकरण को दोगे, क्वेश्चन नंबर 7, तो लिखोगे उत्तर 7। उत्तर 7 में क्या है कि सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराई जाती है, तो Na2O की क्रिया किससे कराई जाएगी, जल से कराई जाएगी। शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाएगी, तो शुष्क बुझे हुए चूना मतलब CaOH का वोल्टाइज, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन गैस से, तो Cl2 से कराएंगे इसकी क्रिया। इसके बाद एथेनॉल को H2SO4, एथेनॉल C2H5OH प्लस H2SO4 H2SO4 रिएक्शन के ऊपर है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद एथेनोइक अम्ल, तो CH3COOH प्लस सोडियम का बाइपर, इन दोनों की क्रिया से बने क्या, OH बनेगा हमारे पास। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर बनती है हमारे पास, तो ये CaO फिर Cl2 और H2O जल निकलेगा यहाँ से। यहाँ से आप लोग C2, देखो ये जो H2SO4 है ना, इसको यहाँ लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे बनेगा हमारे पास एथीन और जल। इसके अभिक्रिया से आप लोग देखो Na H की जगह H को हटाओ और Na को जोड़ो,
और ये H और ये H और एक O दे दो तो ये H2O और ये बनेगा CO2। CO2 से एक O दे दिया हमने। इसकी अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे C2H5 को H हटा के यहाँ जोड़ दो और बाकी H और ये OH बन के H2O बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि अथवा में है विलयन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी। पीएच मान किसे कहते हैं? किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करना उसे पीएच मान कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? यदि देखो कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जो संतुष्ट हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद IUPAC नाम। ठीक, तो IUPAC नाम जो है हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। चित्र तो आप लोग बना लोगे, इस चित्र की जगह हम IUPAC नाम बताते हैं आपको। हाँ, IUPAC नाम यहीं बता देते हैं आपको। IUPAC नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखो 3 और 1 4 बॉन्ड, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो हम लोग कहेंगे ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन तो ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन 1 2 1 2 3, आइन कितने पर है? 3 पर है, नहीं 2 पर है। आइन कितने पर है? 2 पर है। 1 2 1 2, ठीक। इसके बाद देखो CH3 क्या है हमारे पास? CH3, ठीक, CHOH CH3 एक मेथ एथ प्रोप, तो हम लोग कहेंगे प्रोपेन और OH होने पर ऑल तो प्रोपेनॉल। ऑल कितने पर है? 1 2 कार्बन पर है तो ऑल, ठीक। अब जो है आप लोग किसे देखोगे? अब जो है आप लोग बायोलॉजी को देखोगे, ठीक। तो अब इतने को हम रेस करते हैं। बायोलॉजी में क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा हमसे एक एक उदाहरण दीजिए, किस किस में है हमारे पास। देखो तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं तो उत्तर 8। उत्तर 8 में हमारे पास क्या क्या है? देखो हमारे पास है विखंडन खंडन, विखंडन, इसके बाद है खंडन, इसके बाद है पुनरुद्भवन, इसके बाद है पुनरुद्भवन और मुकुलन। एक एक उदाहरण दो। विखंडन मुकुलन ये सब पढ़ा चुके आपको। एक एक उदाहरण। विखंडन का उदाहरण होता है अमीबा। विखंडन का उदाहरण क्या हुआ? अमीबा, ठीक। इसके बाद है खंडन। खंडन का उदाहरण हो गया स्पाइरोगोरा। स्पाइरोगोरा ये उदाहरण हो गया खंडन का। इसके पुनरुद्भवन का हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया और इसके बाद है मुकुलन के लिए हो गया हाइड्रा। इन्होंने यही पूछा है कि एक एक उदाहरण दो। तो अमीबा, स्पाइरोगोरा और प्लेनेरिया और हाइड्रा। इसके बाद इन्होंने ये पूछा है निम्नलिखित में पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 9 नंबर पर। तो लिखोगे उत्तर 9। उत्तर 9 में हमसे इन्होंने पूछा है पारितंत्र और ओजोन परत। नंबर 1 पारितंत्र, नंबर 2 ओजोन परत। देखो ये दोनों के दोनों चीज़ें जो है हम लोग पीछे के सेट में पढ़ चुके भी हैं। पारितंत्र और ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में तुम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र के बारे में आप लोग थोड़ा समझना। वैसे आप पारितंत्र के बारे में पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोग बता देते हैं कि
कोई भी जैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो इसे स्वचालित जीवन यापन कहते हैं। तो स्वचालित समुदाय की जो जीवधारियां है तथा उनके जो निर्जीव वातावरण के एक दूसरे पर परस्पर निर्भर निकाय को पारितंत्र कहते हैं या उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब जीव हो या जंतुएं हो या पेड़ पौधे हो, सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सभी के मतलब जो स्वचालित समुदाय है, स्वचालित समुदाय के जो जीवधारियां हैं, जीवधारियों के जंतुओं तथा पौधों, उनके जो निर्जीव वातावरण के एक दूसरे पर जो निर्जीव वातावरण एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब जैसे समझो, जैसे पेड़ पौधों को भी लोगे, मनुष्य को भी लोगे, तो जो मनुष्य किस पर आधारित है? पेड़ पौधों पर आधारित है। ठीक, पेड़ पौधों के फूल फल वगैरह ग्रहण करके मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र हो गया। मनुष्य आश्रित है पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ये पेड़ पौधे आश्रित है उस पर, तो ये उसके लिए भी पारिस्थितिक तंत्र। तो ये जो है, जैसे पोषी स्तर पढ़ चुके हैं ना आप लोग, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। तो इस प्रकार से और समझना, जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खा जाते हैं। तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये एक पारितंत्र है। तो इस प्रकार से चाहे निर्जीव सजीव हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, एक दूसरे पर आश्रित आश्रित है, इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद है, इसी में है ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में तो आप लोग पता ही है। ओजोन परत का काम है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उससे हमें सुरक्षा प्रदान करना। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। अगर वो हमारे बॉडी पर आपतित हो जाए तो हमारे बॉडी में स्किन कैंसर होने का भय है। तो उस डर को बचाने के सॉरी उसी को बचाने के लिए ओजोन परत जो है एक लेयर है, एक परत है जो कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर है, और उस परत का काम है पराबैंगनी किरणों को रोकना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। 10 में है, तो देखोगे उत्तर 10 में है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र क्या है? मादा जनन तंत्र चित्र पूछा उन्होंने। ठीक है, मादा जनन तंत्र का इन्होंने पूछा है कि नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र, देखो दो जनन तंत्र है, एक नर जनन तंत्र है और एक मादा जनन तंत्र है। दोनों को तैयार जरूर रखना, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो मादा जनन तंत्र जो है, आप लोग इसको स्क्रीन पर देखोगे, आप लोग स्क्रीन पर देख चुके होंगे आप लोग कि इस प्रकार से मादा जनन तंत्र को आप लोग बनाओगे। ठीक, और इसके बाद 11 नंबर में है मानव के वृक्क की संरचना। ये तो कई बार पढ़ा चुके आपको वृक्क की संरचना। तो वृक्क की जो संरचना है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास, ये हम लोग इसके पीछे सेट में भी पढ़ चुके हैं। बताते हैं आपको। मानव वृक्क 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 पढ़ तो चुके हैं हम लोग। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 824 आई के क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं मानव वृक्क की संरचना। 11 का अथवा में है पौधों में गुरुत्वानुवर्तन। 11 का अथवा में, तो उत्तर 11 हेडिंग है पहला गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? पौधों की जड़ों का गुरुत्व के अंतर्गत, पृथ्वी के अंतर्गत मुड़ जाना, अंदर चली जाना, उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर पौधों का आकर्षित होना, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्व का मतलब पृथ्वी, अनुवर्तन का मतलब बढ़ना, पृथ्वी की ओर उनकी सतहों का, जड़ों का जो बढ़ना है, जड़ जो नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर जाते हैं, तो पौधों की जड़ों का गुरुत्व के अंतर्गत बढ़ना उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स क्या है, इन्होंने पूछा है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। तो दूसरा है
मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स। तो मनुष्य में जो वृद्धि हार्मोन्स है, ये इसे हम लोग HGH हार्मोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? HGH हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एक छोटी प्रोटीन है, यह मस्तिष्क के उस हिस्से, ये जो HGH हार्मोन्स है ये मस्तिष्क के उस हिस्से से में बनता है जिसे प्यूटेटरी यानी पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये जो HGH हार्मोन्स है मनुष्य के उस मस्तिष्क में जो जहाँ पीयूष ग्रंथि है वहाँ पर ये जो हार्मोन्स है बनता है। और यह जो है हमारे शरीर के लिए रक्त प्रवाह, पूरे शरीर का जो यात्रा है वो यही करवाता है और ये वृद्धि के लिए सहायक भी है, इसीलिए इसे HGH हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। H का मतलब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक, तो मानव में वृद्धि हार्मोन्स को HGH से दर्शाते हैं। और ये हार्मोन्स का स्राव कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में करवाना होता है, इसका काम होता है। ठीक है, और जिससे शरीर की वृद्धि भी हो। इसके बाद इन्होंने पूछा है विषम पोषी पोषण। तीसरा नंबर में हमसे पूछा इन्होंने विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं सूर्य प्रकाश के साथ से बना ले उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण उसे कहते हैं जो स्वपोषी पोषण पर आश्रित हो, उस पर निर्भर हो, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। सॉरी, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य एक विषम पोषी पोषण है क्योंकि वो पेड़ पौधे पर आश्रित है और पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से भोजन बना लेते हैं, तो पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण है। ठीक, तो खत्म 824 IN। चलो, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते रहिए, जरूर रहिए। जहाँ पर दिक्कत है, जहाँ पर जो दिक्कतें हुई है कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।